हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ शेड्यूल, जिसमें मैंने आपको बताया कि शेड्यूल एक्चुअली में ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन होता है। सो दोस्तों ये ऑर्डर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये आपको तब समझेगा जब हम शेड्यूल के क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम शेड्यूल को क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरेबिलिटी, मतलब क्या हमारा शेड्यूल रिकवरेबल है कि नहीं, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि दोस्तों अगर हमारे शेड्यूल में समझो एक कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है तो उस ट्रांजेक्शन के ऊपर जो डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है क्या उन्हें रोल बैक करना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। अगर पॉसिबल है तो हम कहेंगे शेड्यूल रिकवरेबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो हम कहेंगे शेड्यूल रिकवरेबल नहीं है। उसमें भी दोस्तों हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर रिकवर करना पॉसिबल है, अब कब पॉसिबल है इसे हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर रिकवर करना पॉसिबल है तो किस केस में इजीली रिकवर हो जाएगा और किस केस में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो उसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसे भी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसका नाम है कास्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिकवरेबल शेड्यूल का क्या कंसेप्ट है। तो जो भी मैंने आपको बताया उसे थोड़ा सा अभी आपको स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉर सम शेड्यूल्स इट इज इजी टू रिकवर फ्रॉम अ ट्रांजैक्शन एंड सिस्टम फेलियर, whereas for other schedules the recovery process can be quite involved. In some cases it is even not possible to recover correctly after a failure. Hence it is important to characterize the types of the schedule for the which recovery is possible as well as those for which recovery is relatively simple. मतलब शेड्यूल जो है उसे हम इस तरह क्लासीफाई करने वाले हैं कि भाई ये फलाना टाइप के शेड्यूल के लिए रिकवरेबिलिटी पॉसिबल होगी और इस टाइप के शेड्यूल के लिए रिकवरेबिलिटी पॉसिबल नहीं होगी, और जिनमें पॉसिबल है उनमें भी किसके लिए सिंपल होगी और किसके लिए टफ होगी। इसका जो दोस्तों पूरा डिटेल एनालिसिस है अभी आप आने वाली वीडियोस में देख लोगे। इस वीडियो में हम पहले रिकवरी का कंसेप्ट समझेंगे और फिर समझेंगे आने वाली वीडियोस में कहाँ पर इजीली रिकवर हो जाएगा, कहाँ पर इजीली रिकवर नहीं होगा। सो देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट वी वुड लाइक टू इंश्योर दैट वंस अ ट्रांजैक्शन टी इज कमिटेड। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आपको ये देखना है कि जब मैं कह रहा हूं कि हमारा जो शेड्यूल है वो रिकवरेबल है तो इसका मतलब ये होता है कि कभी भी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि ऐसे किसी ट्रांजैक्शन को रिकवर करना पड़े जो कमिट हो चुका है, क्योंकि आपको मालूम है कि वंस अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड उसका जो भी चेंजेस है दोस्तों परमानेंट हो जाता है, उसे हम रोल बैक नहीं कर सकते, नहीं तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। इसलिए अगर आपका शेड्यूल रिकवरेबल है तो उसके अंदर ऐसी कभी भी नौबत नहीं आएगी कि कमिटेड ट्रांजैक्शन को आपको रोल बैक करना पड़े। तो अगर आपको ऐसी नौबत नहीं आ रही तो हम कहेंगे रिकवरेबल है, अगर आ रही है तो कहेंगे रिकवरेबल नहीं है। अभी एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा आपको, देखिएगा क्या कहा जा रहा है कि फर्स्ट वी वुड लाइक टू इंश्योर दैट वंस अ ट्रांजैक्शन टी इज कमिटेड इट शुड नेवर बी नेसेसरी टू रोल बैक टी, मतलब कभी भी ऐसी जरूरत ना पड़नी चाहिए कि टी को रोल बैक करना पड़े जो कमिट हो चुका है। दिस इंश्योर्स दैट द ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी of transaction is not violated. The schedules that theoretically meet this criteria are called recoverable schedule. एकदम सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों डेफिनेशन बताया गया है, मतलब वो सारे शेड्यूल जिसके अंदर किसी भी कमिटेड ट्रांजैक्शन को रिकवर करने की नौबत ना आए तो वो शेड्यूल दोस्तों रोल बैक करने की नौबत ना आए तो दोस्तों उसे हम कहेंगे वो शेड्यूल रिकवरेबल है। ठीक है, those that do not are called non-recoverable and hence should not be permitted by the DBMS। मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो रिकवरेबल नहीं है, ऐसा जो शेड्यूल दोस्तों जो रिकवरेबल नहीं है, ऐसे शेड्यूल को DBMS कभी परमिट नहीं करना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब कैसे पता करोगे कि रिकवरेबल है कि नहीं है, तो जरा इसे हम लोग एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इस एग्जांपल को दोस्तों देखिएगा जहां पर हमारे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2 और यहाँ पर A और B दो वेरिएबल है जिनकी इनिशियल वैल्यू है 250। तो यहाँ पे रीड A कर रहा है दोस्तों T1, तो उसे A का वैल्यू क्या मिलेगा 200। देन ये कर रहा है A = A+2 यानी A 202 हो जाएगा। देन राइट A कर रहा है तो A का वैल्यू दोस्तों यहाँ पर अपडेट होके 200 से 202 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब T2 जो है वो रीड करेगा तो क्या वैल्यू रीड करेगा 202 जो इसने राइट किया है, राइट। तो इसलिए यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों कि जो T2 जो है ये डिपेंड हो गया T1 पे, क्योंकि T2 एक ऐसी वैल्यू को रीड कर रहा है जो एक ऐसे ट्रांजैक्शन ने राइट किया है जिसने अभी कमिट नहीं किया है। और दोस्तों कमिट नहीं किया है तो ये किस तरह का रीड हुआ, ये रीड हो गया डर्टी रीड, ये रीड है डर्टी रीड। तो दोस्तों डर्टी रीड कैसे कहते हैं? डर्टी रीड हम उसे कहते हैं जहां पर एक ट्रांजैक्शन एक ऐसी वैल्यू को रीड कर रहा है जो एक ऐसे दूसरे ट्रांजैक्शन ने राइट किया है जो अभी तक कमिट नहीं किया है। तो दोस्तों प्रॉब्लम मालूम में क्या होगा, इसने कमिट नहीं किया है ना, तो अगर ये फेल हो गया तो देखो क्या होने वाला है दोस्तों। ये T2 जो है ये रीड करता है, फिर उसका यूज करके B = A+B करता है। तो A क्या है 202, B क्या है 50, तो यहाँ पर दोस्तों B हो जाएगा 252, राइट। तो B अपडेट हो गया 252 और ये फिर कमिट कर देता है, लेकिन दोस्तों इसने अभी तक कमिट नहीं किया है, ये आगे प्रोसीड करता है।
मान लो ऐसा कुछ होता है कि इस पॉइंट पे दोस्तों आकर ये फेल हो जाता है बिकॉज ऑफ सम हार्डवेयर फेलियर और एनीथिंग, ये फेल हो गया सपोज, तब दोस्तों क्या होगा कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो उसने जो भी चेंजेस किए हैं उसे अपडेट करना, उसे रोल बैक करना पड़ेगा। और इसलिए दोस्तों इसने जो भी चेंजेस किए हैं वो सारे रोल बैक करने पड़ेंगे। और क्योंकि इस ट्रांजैक्शन ने जो चेंजेस किए हैं उसका यूज ये कर रहा है, ध्यान से समझिएगा मैं जो आपको कह रहा हूं, इसने जो भी चेंजेस किए हैं उसका यूज ये कर रहा है। यूज करना मतलब दोस्तों रीड करके यूज कर रहा है, राइट, मतलब इसने रीड किया तभी तो इसको यहाँ की वैल्यू मिली जो इसने अपडेट किया था। तो अगर कोई डर्टी रीड प्रेजेंट है दोस्तों और रीड करने वाला ट्रांजैक्शन पहले कमिट कर लेता है तो यहां पर चांसेस है कि अगर जो राइटर है अगर फेल हो गया तो दोस्तों जो रीडर है उसे रिकवर नहीं किया जा सकता है। क्यों रिकवर नहीं किया जा सकता, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है डर्टी रीड के केस में कि यहां पर क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कमिट कर चुका है, कमिटेड ट्रांजैक्शन को हम ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी के हिसाब से रिकवर नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए यहां पर दोस्तों इश्यू ये हो गया कि ये जो T2 है दोस्तों ये रिकवर हो नहीं सकता, तो ये शेड्यूल जो है वो रिकवरेबल नहीं है। तो दोस्तों इसे हम रिकवरेबल कैसे बना सकते हैं, तो आपको पहले ये समझाइए रिकवरेबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये कमिट हो चुका है और अगर आगे जाकर जो राइटर था अगर वो फेल हो जाता है दोस्तों तो राइटर को रोल बैक तो कर दोगे लेकिन उसकी वजह से इसे भी करना पड़ेगा, लेकिन आप कर नहीं पाओगे बिकॉज ये कमिट हो चुका है। तो बेटर ये होगा दोस्तों कि अगर इसे हमें रिकवरेबल बनाना है तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको भी समझ भी गया होगा कि अगर मुझे इस शेड्यूल को रिकवरेबल बनाना है तो बस मुझे क्या करना होगा। देखो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब डेफिनेशन दिखाया था रिकवरेबिलिटी का तो क्या लिखा गया था, कभी भी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि ऐसे ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़े जो कमिट हो चुका है। यहाँ पर वो हो रहा है कि ये ट्रांजैक्शन ने इसके लिखे हुए वैल्यू का यूज किया था इसलिए ये इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया, तो अगर ये फेल हो गया तो इसे रोल बैक करना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कमिट हो चुका है इसलिए यहां पर ऐसी नौबत आ रही है कि कमिटेड ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ रहा है। तो ये दोस्तों पॉसिबल नहीं है और इसलिए शेड्यूल जो है वो रिकवरेबल नहीं है। तो रिकवरी यहां पर पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे पॉसिबल बनाना है तो इसका बस कमिट नहीं परफॉर्म करो, इसका कमिट दोस्तों तब तक आप नहीं करो जब तक ये ट्रांजैक्शन कमिट ना करे, मतलब जो राइटर है राइटर के कमिट के बाद ही रीडर कमिट करे। तो दोस्तों ऐसा हर एक शेड्यूल रिकवरेबल होगा। क्यों? क्योंकि अगर राइटर बीच में फेल हो जाता है तो इसे रोल बैक करना पॉसिबल होगा बिकॉज इसने अभी तक कमिट नहीं किया है। जो भी ट्रांजैक्शन दोस्तों कमिट नहीं करता है उसे हमेशा रोल बैक करना पॉसिबल होता है, हमेशा, इन एवरी केस, ओके। लेकिन अगर कमिट कर दिया तो रोल बैक पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? सो हम लोग सिंपल से लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि विच शेड्यूल इज रिकवरेबल, कि इफ सपोज there is a dirty read only, okay, there is a dirty read and the reader commits after the writer, then the schedule is recoverable. If there is no dirty read then schedule is already recoverable. नहीं समझे? देखो प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, ये इसकी वजह से इसको क्यों रोल बैक करना पड़ा। अगर ये फेल होता है तो इसे रोल बैक क्यों करना पड़ा कि बिकॉज डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी किस वजह से है? डिपेंडेंसी दोस्तों रीड की वजह से, रीड की वजह से। अगर रीड हो ही ना, मतलब डर्टी रीड हो ही ना तो डिपेंडेंसी होगी नहीं, और डिपेंडेंसी होगी नहीं तो दोस्तों रोल बैक करने की नौबत नहीं आएगी, इसलिए वो रिकवरेबल है, मतलब रिकवरी पॉसिबल है। रिकवरी का मतलब समझते हो? रिकवरी का मतलब दोस्तों फेल हुआ तो चेंजेस को फिर से रोल बैक करना और इसकी वजह से इसके ऊपर जो जो डिपेंडेंट रहेंगे उन्हें भी रोल बैक करना। तो अगर आप वो सारे को रोल बैक कर पा रहे हो तो हम लोग कहेंगे शेड्यूल रिकवरेबल है। तो यहां पर दोस्तों अगर डिपेंडेंसी नहीं है तो बस जो फेल हुआ है उसे हम रोल बैक कर देंगे, राइट, बाकी सब पे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर डर्टी रीड नहीं है तो शेड्यूल इज ऑलवेज रिकवरेबल। लेकिन अगर डर्टी रीड है, ध्यान समझिएगा, अगर डर्टी रीड है तो जो रीडर है दोस्तों राइटर के बाद कमिट करना चाहिए। इज दैट क्लियर? सो इसलिए अगर हम लोग शॉर्ट में यहाँ पर डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, सो जस्ट वेट, तो हम लोग कुछ इस तरह दोस्तों डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है रोल बैक इज नॉट पॉसिबल। अच्छा दूसरा केस दिखा देता हूँ यहाँ पे रोल बैक पॉसिबल है। देखोगे ये केस देखिएगा जिसमें वही सेम टू सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोस्तों जो रीडर है ना वो राइटर के बाद क्या कर रहा है, कमिट कर रहा है। राइटर पहले कर रहा है फिर ये कर रहा है, तो दिस इज रिकवरेबल शेड्यूल, राइट। यहाँ पर दोस्तों ने बी की अपडेटेड वैल्यू भी दिखा दी है और ए का इनिशियल जो ऊपर लिखा था यहाँ दिखाया, बाकी शेड्यूल पूरा वही है। सो यहाँ पर दोस्तों रोल बैक पॉसिबल है बिकॉज जो रीडर है उसने अभी तक कमिट नहीं किया है, ये राइटर के बाद कमिट कर रहा है। इज दैट क्लियर? सो देखो क्या कहा जा रहा है दोस्तों रिकवरेबल शेड्यूल के बारे में कि A recoverable schedule is one where for each pair of transaction Ti and Tj, मतलब Ti और Tj है, such that Tj reads a data item which was previously written by Ti, मतलब Ti writer है, Tj क्या है, reader है। So then commit operation of Ti मतलब writer should appear before commit operation of Tj, that is
रीडर, मतलब राइटर का दोस्तों कमिट ऑपरेशन पहले होना चाहिए, रीडर का बाद में होना चाहिए। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आया दोस्तों कि रिकवरेबल शेड्यूल क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा इसके कंसेप्ट को। तो थोड़ा सा और अगर दूसरे लैंग्वेज में हम लोग देखें तो डेफिनेशन ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल इज एज फॉलोज, अ शेड्यूल एस इज रिकवरेबल इफ नो ट्रांजेक्शन टी डैश इन एस commits until all transaction t that has written some value of x that t dash reads have committed। मतलब t dash जो रीडर है, किसके रीडर है, वैल्यू x के, जो किसने लिखा है t ने। ओके, तो देखो फिर से पढ़िएगा स्टेटमेंट क्या बोला गया है। शेड्यूल s is recoverable if no transaction t dash in s commits until all transaction t that have written some item x that t dash reads have committed। मतलब जब तक राइटर कमिट नहीं हो जाता तब तक रीडर जो है दोस्तों वो कमिट नहीं करेगा। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं एग्जांपल बताना चाहूंगा, जरा यहां देखिएगा, इसमें कुछ कंडीशंस है कि अगर मेरे पास दो शेड्यूल है से T1 एंड T2। ओके, सो T1 राइटर है, ओके, और T2 जो है दोस्तों वो रीडर है। इज दैट क्लियर? लेकिन रीड करने के पहले ही T1 यहां पर फेल हो जाता है, अबॉर्ट। ओके, सो क्या दोस्तों दोनों में कुछ डिपेंडेंसी है? देखो ध्यान से समझिएगा, ये राइटर है और ये रीडर है। इज दैट क्लियर? लेकिन राइट करने के बाद ये फेल हो जाता है। तो क्या T1 और T2 के बीच में डिपेंडेंसी रही? बिल्कुल नहीं रही, क्योंकि इसके रीड करने के पहले ही अबॉर्ट हो चुका है, तो डिपेंडेंसी नहीं है। ऐसा शेड्यूल हमेशा रिकवरेबल है। इज दैट क्लियर? तो उसके बाद एक दूसरा केस लेते हैं कि समझो T1 दोस्तों लिखता है, ठीक है, और T3 एक ट्रांजेक्शन है दोस्तों जो रीड करता है। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों में डिपेंडेंसी है, यस। लेकिन दोस्तों अगर ये बीच में कोई दूसरा ट्रांजेक्शन आ जाए T2 और अब ये इसके बाद ये राइट करे और फिर ये रीड करे, तो क्या अब T1 और T3 के बीच में डिपेंडेंसी है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये जो लिखेगा दोस्तों T2 ये रीड करेगा, तो अब ये दोनों के बीच में डिपेंडेंसी है, ये दोनों के बीच में डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसी के बारे में दोस्तों आगे देखो क्या लिखा जा रहा है। नेक्स्ट जो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आप यहां पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इन एडिशन टी, मतलब जो राइटर था, शुड नॉट हैव बीन अबॉर्टेड बिफोर टी डैश रीड्स आइटम एक्स। मतलब जो मैंने आपको अभी केस बताया कि लेकिन पढ़ने के पहले अगर राइटर अबॉर्ट हो जा रहा है तो डिपेंडेंसी रहेगी नहीं। और दूसरा क्या बोला जा रहा है, एंड देयर शुड बी नो ट्रांजेक्शंस दैट राइट एक्स आफ्टर टी राइट्स इट एंड बिफोर टी डैश रीड्स इट। मतलब ऐसा कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए कि भाई टी लिख रहा है और टी डैश पढ़ रहा है, टी लिख रहा है और टी डैश पढ़ रहा है, बीच में ऐसा कोई दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए से टी डबल डैश जो लिखे ये दोनों के बीच में। तो ये दोनों के बीच में दोस्तों डिपेंडेंसी हो जाएगी, इसकी डिपेंडेंसी हट जाएगी। मतलब ये जो केस हम देख रहे हैं, ये डेफिनेशन जो है दोस्तों, इसमें ये दो चीज आपको ध्यान देना है कि अगर ऐसा है तो दोस्तों वो शेड्यूल ऑलरेडी रिकवरेबल है, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया जो मैंने आपको अभी बताया। सो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, इन एग्जाम्पल के जरिए हम लोग थोड़ा समझेंगे कि इनमें से कौन से शेड्यूल रिकवरेबल है और कौन से शेड्यूल रिकवरेबल नहीं है। सो ऐसे बी एस सी एस डी, ये चार यहाँ पर शेड्यूल आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। दोस्तों इस शेड्यूल को देखिएगा, पहले हम लोग यहाँ पर अगर आपको रिकवरेबल शेड्यूल पता करना है तो आपको डायरेक्टली रीड ढूंढना है। डायरेक्टली रीड नहीं मिला मतलब शेड्यूल रिकवरेबल है। सो दोस्तों डायरेक्टली रीड के लिए आपको पहले राइट ढूंढना है। राइट कहां पर है? राइट है नहीं, राइट है, यस, ये राइटर है। तो क्या दूसरे शेड्यूल में कोई रीडर आगे है क्या? आगे, हाँ, क्या ऊपर नहीं। मतलब अगर एक बार राइट किया तो राइट किया हुआ वैल्यू क्या आगे कोई रीड कर रहा है? कोई भी रीड नहीं कर रहा है, राइट। वैसे दोस्तों आपको यहां देखना है कि यहां पर एक राइट हुआ तो क्या इसको आगे कोई रीड कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। तो यहां पर दोस्तों डायरेक्टली रीड प्रेजेंट ही नहीं है। सो अगर डायरेक्टली रीड प्रेजेंट ही नहीं है तो वो शेड्यूल हमेशा रिकवरेबल होगा। सो दिस शेड्यूल इज रिकवरेबल। इज दैट क्लियर? तो आप बोलोगे सर ये जो रीड कर रहे हैं ये दोस्तों डेटाबेस की जो वैल्यू है ओरिजिनल वो रीड करेंगे। डायरेक्टली रीड में आपको क्या करना है, एक ऐसा वैल्यू रीड करना है जो किसी दूसरे ट्रांजेक्शन ने लिखा हुआ है जो अभी तक कमिट नहीं हुआ है। तो अगर ये लिख रहा है तो आगे कोई पढ़ नहीं रहा है, ये भी लिख रहा है लेकिन यहां पर कोई पढ़ नहीं रहा है। सो नो डायरेक्टली रीड। यहां पर दोस्तों हम लोग बात करते हैं, यहां पर आप देखोगे कि दिस इज राइटर, T1 इज राइटर एंड इसके लिखने के बाद दोस्तों ये पढ़ रहा है, यस देयर इज अ डायरेक्टली रीड। और अगर डायरेक्टली रीड है तो आपको देखना है कि रीडर दोस्तों राइटर के बाद कमिट हो। लेकिन यहां पर आप देखोगे रीडर पहले कमिट हो रहा है, बाद में दोस्तों ये अबॉर्ट हो रहा है। इवन दो ये अबॉर्ट हो रहा है, चाहे कमिट हो चाहे अबॉर्ट हो, लेकिन रिकवर करना यहां पर पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज ये पहले कमिट कर चुका है। तो दिस शेड्यूल इज नॉट रिकवरेबल। इज दैट क्लियर? फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। यहां पर आप देखोगे, आपको समझ में आया, यहां पर देखो ये अगर ये फेल हो जाता है दोस्तों तो इसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये पहले कमिट कर चुका है। तो रीडर का पहले कमिट कर चुका तो खेल वहीं खत्म हो गया, ठीक है। सो यहां पर आप देखोगे कि ये भी दोस्तों यहाँ पे राइटर है और ये रीडर है। तो रीडर जो है दोस्तों वो बाद में कमिट करता है और राइटर जो है वो पहले कमिट करता है। लेकिन आपको दोस्तों ये भी देखना है कि मल्टीपल डायरेक्टली रीड ना पॉसिबल, मतलब यहाँ अगर समझो ऐसा हो जाता था कि ये राइटर होता था और फिर से यहाँ पर एक रीडर होता था, तब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। समझे? कॉन्फ्लिक्ट क्या होता था मालूम है? कि
ये भी दोस्तों डायरेक्टली रीडर, मतलब ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है और ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तब कौन पहले कौन बाद में होना चाहिए, तब तो हमेशा ही रिकवरेबल नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर एक ही डायरेक्टली रीड है, अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जो रीडर है वो बाद में कमिट करता है, राइटर पहले करता है, इसलिए ये रिकवरेबल है। यस, सो दिस इज रिकवरेबल। लेकिन आपको आगे के भी सारे राइट्स देखने हैं, मतलब और भी क्या क्या राइट्स हो रहे हैं, एक ही देखकर बंद नहीं हो जाना है। इज दैट क्लियर? मतलब जितने पॉसिबल राइट्स ऑपरेशन है वो आपको सारे देखने हैं। देखो यहाँ पर भी राइट हो रहा है लेकिन कोई रीड नहीं कर रहा है, ये भी राइट हो रहा है लेकिन आगे कोई रीड नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ये राइटर है और ये रीडर है ना। तो दोस्तों ये जो राइटर जो है दोस्तों, ये पहले अबॉर्ट होता है, तब तक दोस्तों इसने कमिट नहीं किया है, राइट? मतलब रीडर जो है दोस्तों, रीडर वो कमिट नहीं कर रहा है ना यहाँ तक। तो इस पॉइंट पे जब दोस्तों ये ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा तो इसको रोल बैक करना पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक कमिट नहीं किया है। तो इसलिए ऑटोमेटिकली देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखोगे, जो लास्ट वाला दोस्तों ट्रांजैक्शन है, आप समझने की कोशिश करना कि पहले ये दो ऑपरेशन होंगे, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, और ये अबॉर्ट हो गया, मतलब ये फेल हो गया। तो फेल हो गया तो क्योंकि जो रीडर था जिसने इसकी लिखी हुई वैल्यू को पढ़ा था वो अभी तक कमिट नहीं किया है, इसलिए इसको भी रोल बैक किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आगे चलकर इसे भी अबॉर्ट कर दिया जा रहा है। ये अबॉर्ट लिखने का रीजन यही है क्योंकि पेरेंट मतलब राइटर अबॉर्ट हो गया है, इसलिए दोस्तों रीडर भी यहाँ इस पॉइंट पे अबॉर्ट किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली में फेल नहीं हुआ है, इसकी वजह से इसे भी अबॉर्ट करना पड़ रहा है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया कि ये यहाँ पर क्या है, रिकवरेबल है। क्यों? क्योंकि जो रीडर है वो दोस्तों कमिट नहीं किया था उसने, तो राइटर अगर फेल हो गया तो रीडर को भी फेल कर दिया जा रहा है, मतलब रोल बैक कर दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप ये देखोगे कि अगर एक की वजह से दूसरे को भी फेल करना पड़ रहा है, तो अगर समझो ये तो दो ट्रांजैक्शन हुए, ऐसे अगर समझो 10-15 है और सारे आपस में डिपेंडेंट है, तो एक के फेल के बाद मल्टीपल 200 ट्रांजैक्शन को रोल बैक करना पड़ेगा। और ये कंसेप्ट दोस्तों लेकर हमें जाता है कास्केडिंग अबॉर्ट के कंसेप्ट में, जिसे मैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि कास्केडिंग जो दोस्तों अबॉर्ट है इसका क्या कंसेप्ट है और कैसे हम शेड्यूल को कास्केड लेस बना सकते हैं जिसमें एक के फेलियर के बाद मल्टीपल ट्रांजैक्शन को रोल बैक करने की नौबत ना आए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।